आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीटेट मैथ्स की रामबाण क्लास नंबर 4 में। इससे पहले की 3 रामबाण क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से मैं क्लास नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक नन्ही सी परी ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, जो कि मेरा बहुत ध्यान रखती है, तो उससे मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ। और ये है वो परी, मेरी बेटी सिया। ठीक है, हेलो बोलो सबको। हेलो। ये बहुत ख्याल रखती है मेरा, जिसकी वजह से मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ आज की क्लास को लेके। तो बोलो, कैसे हो आप? कैसे हो आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसी चल रही है पढ़ाई? अब की बार अच्छे से देना एग्ज़ाम, ठीक है? तो चलो अब बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लो। कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लो। ठीक है, बाय करो सबको। बाय। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। ओके। ओके। चलो जाओ। तो दोस्तों, करते हैं फिर आज की क्लास को शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर साइज का, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक रेक्टेंगुलर साइज का बॉक्स है जिसकी जो इनर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें इतने सेंटीमीटर घनों को, घन के होते हैं क्यूब्स होते हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब्स को पैक करना है, तो हमें कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक बॉक्स ले आया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? तो देखो, यहां पर ये जो बोलो ना आंतरिक, यानी कि इनसाइड से, अंदर से, देखो ये बक्सा है, ये यहां से लेके और यहां तक का है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर जो सामान आएगा वो यहां से यहां तक नहीं आएगा, वो इसके अंदर से अंदर तक आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इस सारे वॉल्यूम के क्यूब्स को हमें पैक करना है और इसके अंदर ऐसे रखना है। तो कितने हमें ऐसे बॉक्स चाहिएंगे, ये वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो देखो दोस्तों, अब इसको करने के लिए आपको कैसे करना है एग्जाम में, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि बक्सों की संख्या। तो इसके लिए आप डायरेक्टली क्या करना भाई, जो हमारा वॉल्यूम हमें पैक करना है वो कितना पैक करना है, 6240, 6240। इसको आप डिवाइड कर दें किससे, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से, यानी कि 10 × 8 × 6 से आप इसको डिवाइड कर दें। तो अब मुझे बताओ, 0 से 0 कट गया, ठीक है? अब 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 0, 6 चौके 24, ठीक है? फिर 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 या 24, यानी कि हमें 13 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी इन सभी को पैक करने के लिए, ठीक है? तो आपने जो वॉल्यूम है और उसको आप डिवाइड कर दें एक बक्से के वॉल्यूम से, यानी कि ये पूरा, जैसे उन बॉक्स को, उनको हम रखेंगे ना क्यूब्स को, तो वो कितना वॉल्यूम घेरेंगे उसको हमें डिब्बों में रखना है अलग अलग। तो इस बड़े वाले को आप इस छोटे वाले से डिवाइड कर देना, ठीक है? यानी कि 10 × 8 × 6 से, तो आपको बॉक्सों की संख्या मिल जाएगी। तो 13 बॉक्स यहां पर होंगे। ये सीटेट के PRT 1 यानी कि पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब ये भी आपका जो है पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो भाई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, देखने में ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कितना मुश्किल होगा। यहां पे क्या कह रहा है कि एक आकृति, एक डायग्राम दे रखा है, प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर। वर्ग क्या होता है भाई, स्क्वायर बोलते हैं, कि साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो, देखने में ऐसा लग रहा है यार पता नहीं कितना खतरनाक होगा, कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा। ध्यान से देखो, चीजों को देखने का नजरिया बदलना है। अगर वो नजरिया बदल गया तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ध्यान से, यहां पर ये जो साइड है, ये स्क्वायर कौन सा है, देखो ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये आपका एक स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है? वर्ग जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 1 1 1। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 2 3 4 5। इसकी लेंथ जो होगी वो 5 होगी। ऐसे हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, हाइट भी इसकी 5 है।
लेकिन अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो इसको हमें ध्यान से कैसे करना पड़ेगा। अगर मैं इस डायग्राम को फिर से आपको ध्यान से दिखाऊं तो तुम इसको पूरे को एकदम मत देखो, तुम्हें ना केवल इतना देखो, इतना देखो यहां से। अब आप मुझे बताइए देख के, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक ट्रायंगल त्रिभुज दिख रही है भाई, एक ट्रायंगल। आप केवल इतने को देखें, और इस ट्रायंगल में ये तो आपका बेस है और ये ट्रायंगल की क्या है, हाइट है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की, ध्यान रखना मैं किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी हमारी एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, अगर किसी भी ट्रायंगल की हमें बेस मालूम है और उसकी हाइट मालूम है, ये है इसका बेस और ये है इसकी हाइट, तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। क्या ये बात याद रहेगी सबको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया निकालने का तरीका है। तो तुम अब मुझे देख के बताओ ध्यान से कि अगर मैं इसको ऐसे छिपा रहा हूं तो ये तो हमारी हाइट है, तो हाइट कितनी होगी, ध्यान से देखो 1 2 3, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है ये, तो 1 2 3, 3 तो हाइट होगी। अच्छा, अब इसकी बेस कितना बनेगा इसका, देखो एक बॉक्स 6 में आएगा, 1 2 3 4, यहां तक है ना, ये पूरा यहां तक है। तो मैंने कहा था ऐसे पूरा ये 5 है, तो जिसमें से 1 निकल गया तो 4 बच गया ना। तो फिर इस आधी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना था 4 इंटू हाइट कितनी थी भाई, मैंने बताया था 1 2 3, तो ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब ये तो भाई इस वाले ट्रायंगल का है ना, इस ट्रायंगल का आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। फिर से इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो क्या तुम्हें फिर से एक ट्रायंगल दिख रही है, बिल्कुल एक ट्रायंगल है। तो यहां पर बेस कौन सा है, देखो भाई ये वाला बेस है, ये कितना है 4, देखो 1 2 3 4 हो गया ना बेस, ये इतना, तो ये है इसका बेस 4, और इसकी हाइट कितनी होगी बताओ भाई, हाइट होगी ये वाली जो इसके टॉप पॉइंट तक जा रही है। तो ये हाइट कितनी है, देखो इसमें कितने बॉक्स आए, 2 बॉक्स आए, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर हाइट होगी। ठीक है, तो बेस हो गया 4 और हाइट होगी 2, तो फिर एरिया कितना होगा, प्लस करके लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट देखो कैसे पता लगा, ये नीचे वाली ट्रायंगल की ये हाइट है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बनाई थी, तो बस इसको सोल्व करना था तुमने। 2 दूनी 4, यहां से बनेगा 6, 2 से 2 कट गया, यहां से बनेगा 4 और आंसर बनेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 2 डायमेंशनल होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख ही रहा होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर था। तो मुश्किल नहीं था, बस आपने देखने के नजरिए को बदलना है। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो तब तक आप इसको करो, उसके बाद फिर हम सोल्व करेंगे इसको। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक सीधा सा एग्जांपल पहले ही बताया था, मैंने कहा था 20 में कितने 5 हैं, 20 में कितने 5 हैं, तो आप 20 को 5 से डिवाइड कर दो और तुम कहो यहाँ पे 4 बार 5 आएंगे। 20 में कितनी बार 5 आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं ना, तो आपने क्या किया 20 को डिवाइड कर दिया। तो 2/3 में तो आपने किसको डिवाइड करना है, 2/3 को। किससे करना है, कितने 1/6 हैं, जिसको चेक करने वो नीचे रखने हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो भाई 2/3 ये वाला पलट के आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, आंसर कितना बना 4। तो 4 आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान आएगा पेपर 1 में। हड़बड़ा के घबराहट में आंसर गलत मत करके आना। ये जितनी क्लासेस में बना रहा हूं इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन आया भाई, इससे ना मैं एक खास चीज आज आपको सिखाने वाला हूं जिससे आपका कभी गलत नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ध्यान देना, ये नहीं शब्द को खास ध्यान दे। अब मुझे बताओ पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 और आधा दर्जन, 1 और 1 हाफ। 1 डजन में कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं, और आधे में कितने होंगे 6, तो 1 डजन और आधा डजन, तो 12 और 6 टोटल कितने बने 18। तो ये ऑप्शन 1 जो है सही है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब किसी को यहां डाउट आ सकता है, तो ये डाउट ही मैं आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। 1 पैसा कितने रुपए के बराबर होता है ये पूछ रहा है, तो लास्ट वाला ऑप्शन एक बार बता देता हूं। 1 पैसा
1 पैसा अगर मैं इसके रुपए बनाना चाहूं तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दें, दिस इज 0.01। तो यहां पे 0.01 रुपए हो गया अब ये, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है। अब इसको मैं सिखाना चाह रहा हूं एक अलग पॉइंट से, एक अलग तरीके से, तो उसको ध्यान से एक बार देख लें। तो यानी कि फर्स्ट और लास्ट फोर्थ ऑप्शन ये आंसर नहीं है, इनमें से कोई होगा उसको अभी चेक करेंगे, लेकिन ये कैसे चेंज होते हैं इसके बारे में मैं एक बार बात करना चाहता हूं। तो यहां पर मीटर की बात और लीटर की बात हो रही है, तो एक को समझाता हूं, सारे वैसे ही होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बेस को। बेस क्या है हमारा? मीटर। ये हमने बेस लिख दिया मीटर, ठीक है भाई, ये मीटर है, क्लियर। अब मीटर से बड़ा क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका सीक्वेंस याद रखना है आपने। मीटर से बड़ा जो होता है वो होता है डेकामीटर। क्या होता है? डेकामीटर। शॉर्ट नोटेशन लिख रहा हूं भैया, डेकामीटर, ठीक है। इससे ऊपर होता है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, इसका नोटेशन होता है HM, इसका नोटेशन M होता है। मीटर को ऐसे लिख दूं, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ये नोटेशन लिख दिया। इसके ऊपर होता है किलोमीटर। किलोमीटर यानी कि KM, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। अब ये तो ऊपर की तरफ हो गए, यहां से ये बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना ये बढ़ रहे हैं, ऐसे नीचे करेंगे तो ये घटेंगे। कैसे घटेंगे? मीटर से नीचे होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर, ठीक है, यहां पे इसमें A आएगा भाई, एक मिनट, इसमें जो एक में है ना, एक A आएगा। ये जो होता है ना भाई डेकामीटर में, ये इसका नोटेशन DAM होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। एक डेका और एक डेसी। डेसी में तो सीधा डेसीमीटर आ जाएगा, ये डेका एक ही आवाज आ रही है ना, तो यहां पे DAM से लिखते हैं, नहीं तो फिर ये दोनों नोटेशन सेम हो जाएंगे, तो ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है भाई? सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं CM। और फिर होता है सबसे लास्ट मिलीमीटर। मिलीमीटर, जिसको बोलते हैं आप MM। क्लियर है भाई? तो ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? बेस। ये सॉरी, ये वाला हमारा बेस है, ये मीटर क्या है? हमारा बेस है, ठीक है। इससे ऊपर जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, आपको पता है मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, और इससे नीचे अगर आ रहे हैं तो ये घट रहा है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा बेस है। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं जिसका आंसर है ना सबको आता है। ये मत समझना कि यार हमें मैथ नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ध्यान से बताइए, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि भाई मेरे पास 5 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, तो तुम मुझे बताओ ये मीटर में कितनी होगी? तो सबको पता है भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि 5 किलोमीटर से कितने बनेंगे? 5000 मीटर बन जाएंगे। तो आप सभी को मालूम है ये कितना बनेगा? 5000 मीटर। तो अब मैं इसको ही एग्जाम्पल क्यों बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये चीज समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको बता दें, यहां से दो तरीके हैं, एक तो ऊपर से नीचे आने का और एक नीचे से ऊपर जाने का। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एक तो ऊपर से नीचे आने का और एक नीचे से ऊपर जाने का। इस एरो को ध्यान रखना भाई, ये नीचे आने का तरीका है, ठीक है, और एक है ऊपर जाने का तरीका। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 से 5000 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नीचे जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। जब हम नीचे आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, और हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना ये सीडी है एक किस्म की, ये आपकी सीडी है यहां पर, और हर एक पैर के लिए जैसे ही हम एक स्टेप नीचे उतरेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो मुझे बताओ 5 किलोमीटर के अगर मैं हेक्टोमीटर बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? 50 हेक्टोमीटर। 50 हेक्टोमीटर के फिर से मैं डेकामीटर बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? 500 डेकामीटर, ठीक है। फिर से इसके मीटर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? फिर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो आप हर एक स्टेप के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो इधर का तरीका बता दिया, और नीचे आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर चलेंगे, अगर ऊपर चलेंगे तो आप फिर क्या करोगे? डिवाइड करोगे, किससे? 10 से, या मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर देना, डिवाइड करना है 10 से, या इसको बोलना कि मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, ठीक है। अब इस बात को भी समझा देता हूं। जैसे मैंने कह दिया, सेंटीमीटर से बता रहा हूं, मेरे पास मान लो 200 सेंटीमीटर है, ये समझ में आ गया होगा सबको, इधर लिख दे रहा हूं। चलो, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर,
तो ये 200 सेंटीमीटर जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये मीटर में कितना होगा, तो आप कहते हो कि भाई 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 200 को 100 से डिवाइड किया तो ये हमारा बन गया 2 मीटर। क्लियर है? तो आपने ये 2 मीटर बना दिया। तो अब देखो इस बात को मैं कैसे समझा रहा हूं। मैंने कहा जब आप ऊपर चलोगे तो डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। इसका मतलब जैसे मैं इससे यहां पे आऊंगा तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, ये 20। फिर जैसे मैं इससे और ऊपर आऊंगा तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पे। तो इसको याद रखना, डिवाइड करना है 10 से, हर ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये दोनों बातें सेम है भाई। कभी किसी के मन में आए कि बोला सर आपने यहाँ डिवाइड लिख दिया, यहाँ आप मल्टीप्लाई लिख रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, ये 200 था ना, 200 था, मैंने इस 200 से इस स्टेप पे आना है, तो मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, तो भाई ये 20 ही तो आ रहा है, 20 आ रहा है ना। तो इसको या तो ऐसे समझ लो या 10 से डिवाइड करके समझ लो। तरीका आपने याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन होगा कैसे, ये तरीका समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। बस ये 2 बात आपने याद रखनी है, ठीक है, याद रखना है इसको। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें और जो चेंज होगा वो मैं बता दूंगा। अब मुझे बताओ 1 मिलीमीटर हम कहां पे हैं, यहां पे हैं, हम यहां पे हैं भाई। 1 मिलीमीटर ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो मुझे बताओ। मिलीमीटर से मुझे ऊपर जाना है ना, तो मुझे बताओ हमारे पास कितना है, 1। और जैसे हम इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे, मैंने क्या कहा था, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन गया, ये 0.1 बन गया भाई। तो 1 मिलीमीटर जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये मिलीमीटर में था और ये सेंटीमीटर में, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो भाई ये वाला सही नहीं है। वेरीफाई करके दिखाते हैं। देखो क्या बोला, 3 लीटर 30 मिलीलीटर, ये कितने मिलीलीटर के बराबर होंगे, ध्यान दो कहां पर है, ये लीटर में आ गया। अब ये पॉइंट भी समझा देता हूं आपको। जैसे ये मीटर है ना भाई, ऐसे ही ये लीटर के साथ बनेगा। ये क्या बनेगा, लीटर, ये क्या बनेगा, डेकालीटर, ये क्या बनेगा, हेक्टोलीटर, ये क्या बनेगा, किलोलीटर। इसको क्या लिखोगे, डेसीलीटर, इसको सेंटीलीटर, इसको मिलीलीटर। बात समझ में आ गई तुम्हारे? यही लीटर के लिए, यही मीटर के लिए, ठीक है। और यही फिर वो तीसरा बचेगा, इसमें लीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, एक और बनेगा। तो चलो ये तरीका समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। बस यहां पे मीटर की जगह लीटर लग जाएगा। हाँ, ग्राम वाला जो तीसरा बोल रहा था ना, वो ग्राम के साथ बनेगा। यहां पे क्या होगा, ग्राम, फिर ये होगा डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना। वो तीसरा जो याद नहीं आ रहा था वो ये था। ऐसे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो बस ये सीक्वेंस याद रखना। किसी ने ये दूसरे तरीके से याद करना, भाई ऐसे ऊपर नीचे से याद नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट भी याद कर सकते हो आप। इधर से बड़ा लिखना, फिर छोटा 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 छोटा, फिर इधर छोटा लिख लेना। लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना कि किस तरीके से, ये मैंने आपको बता दिया। ये नीचे की तरफ जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना, हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर जाने के लिए हर एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड होगा। मैं अभी एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है ना, 3 लीटर 30 मिलीमीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा, तो मुझे बताओ। लीटर ये हो गया, तो हमारे पास क्या है, 3 लीटर है। हमारे पास क्या है, 3 लीटर है और 30 मिलीलीटर है। तो ये किसके बराबर होगा, हमें इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ, ये तो मिलीलीटर में है ही, इस लीटर का मुझे क्या बनाना है, मिलीलीटर बनाना है, यानी कि यहां पहुंचना है, मुझे यहां पहुंचना है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इसको छोड़ देते हैं। इस लीटर से मुझे यहां पहुंचना है मिलीलीटर पे, ये रहा ना मिलीलीटर। कभी कोई सोचो कि यहां तो सर मिलीमीटर है, ये है। तो मुझे बताओ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, हम कितने स्टेप नीचे उतरे, 3 स्टेप। हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब इसको हम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से। तो ये कितना बन गया, 3000 क्या बन गया, ये ml बन गया। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन इसके साथ 30 ml और ऐड कर दो, तो 30 ml और ऐड करूंगा तो ये बनेगा 3030 ml, 3030 ml। लेकिन ये तो 330 ml लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि यही इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर भी किसी को थोड़ा बहुत डाउट रहा हो
तो मैं एक बार इसको और आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। अब तुम मुझे आंसर करना फटाफट। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास 40 हेक्टोमीटर है, ठीक है, और मुझे इसके सेंटीमीटर बनाने, ये कितने बनेंगे? मैंने कहा मेरे पास 40 हेक्टोमीटर है, मुझे इसके सेंटीमीटर बनाने कितने बनेंगे? तो तुम ये देखना कि तुम कितने स्टेप उतरोगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, तो तुम टोटल 4 स्टेप उतर रहे हो। इसका मतलब इस 40 को तुम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि 10 स्टेप के लिए, 10 इसके लिए, हर स्टेप के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा भाई? इतने सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है ये पहला क्वेश्चन आपको? ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। और अगर यही क्वेश्चन मैं तुम्हें ऐसे दे दूं कि हमारे पास 8,000 मिलीमीटर हैं, 8,000 मिलीमीटर हैं, और मैं तुमसे कहूं कि ये कितने मीटर बनेंगे, ठीक है, ये कितने मीटर बनेंगे, तो अब आप कहां जा रहे हो? ऊपर जा रहे हो। तो कितने स्टेप ऊपर जा रहे हो? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहां से 1 स्टेप, फिर 2 और फिर 3, यानी कि हम इसको किससे डिवाइड कर दें भाई? इसको तुम डिवाइड कर दो कितने से? 1000 से, क्योंकि एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड होता है, तो 10 10 10,000 हो गया। तो ये हमारा बन जाएगा कितना? 8 मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो बस इसको याद रखना, ये आपको तरीका समझा दिया। अब जिंदगी में कभी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? बस ये सीक्वेंस जरूर याद रख लेना भाई, ठीक है? मीटर में हो या लीटर में हो या ग्राम में हो, तीनों मैंने आपको समझा दिए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? कितनी देर का है वो ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम फ्री के नंबर, पेपर 1 के फ्री के नंबर। पेपर 2 वाले भी भाई ये मत सोचना कि भाई हमारा तो मुश्किल आएगा ना, तुम्हारा भी आसानी है, ठीक है? इसमें पेपर 1 और 2 दोनों आएंगे। तो ये 3 नहीं है भाई, एक चीज और, ये 3 नहीं है, ये चेंज करना भूल गए थे, ये 4 चल रही है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन है, किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी होगी? अब देखो बच्चा एक आध पता क्या करेगा, बोला 14 मिनट इसमें ज्यादा हैं, 2 मिनट इसमें ज्यादा है, 14 और 2 16 हो गए, तो इसका मतलब इनमें से कोई आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं भाई, देखो क्या, 6:14 AM पर 6:14 AM, ठीक है, 6:14 AM से हमें कहां पहुंचना है? 8:02 PM तक। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं अभी इसको समझा देता हूं कि कितनी देर लगेगी। मुझे बताओ 6:14 से 7 बजने में कितने मिनट का समय लगेगा? तो तुम कहोगे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसका मतलब यहां पर हमारे 46 मिनट लगेंगे, ठीक है? कितने मिलेंगे? 46 मिनट। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो 6:14 से 46 मिनट अगर ऐड कर दूंगा तो 7 बज जाएंगे ना। तो ध्यान देखो 46 मिनट तो ये, और 2 मिनट इसके एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें यहां से आगे तक जाना है ना, तो 2 कदम यहां भी आगे चलना है, तो 46 मिनट ये और 2 मिनट ये एक्स्ट्रा चलेंगे, तो 48 मिनट केवल एक ही ऑप्शन में रखा हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन मैं पूरा वेरीफाई करवा के दिखा देता हूं। अब मुझे बताओ 7 बज गए, 7 बजने से लेके 8 PM तक कितने घंटे हो गए? तो तुम कहोगे 7 और 5 12, 5 और 8 13 घंटे होंगे भाई, होंगे कि नहीं होंगे? 7 सुबह के 7 बजे से शाम के 8 बजे तक टोटल कितना टाइम हुआ? 13 घंटे का। अब 8 बजे से लेके 8:02 PM तक कितने मिनट हो गए? 2 मिनट हो गए। तो तुम अब मुझे बताओ 13 घंटे तो ये हो गए, और 46 और 2 48 मिनट ये हो गई। तो यही वो पूछ रहा था कि यहां से यहां तक घंटे और मिनट कितने होंगे? तो 13 घंटे और 48 मिनट का समय आएगा। तो पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ऐसी गलती मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं 14 और 2 16 बोलो और इनमें से कोई लगाया हो, फिर गलत हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब 46 मिनट तो यहां से आगे बढ़ना है और 2 मिनट यहां से बढ़ना है, तो 48 मिनट केवल एक ऑप्शन में था। तो एग्जामिनर क्वेश्चन सोल्व नहीं कराना चाहता, जस्ट आपकी कॉमन सेंस को चेक करना चाहता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी है। तो इसमें कैसे है, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा था इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो भाई कर दो ना डिवाइड, क्या दिक्कत है? इसको डिवाइड करना है किससे? 12 से। तो 12 एकम 12, कट गया, उतारा क्या? 1, नहीं गया लगाई 0, उतारा क्या? 0, नहीं गया लगाई 0, तो 100, ठीक है। अब उतार लिया क्या? 1, तो 12 8
96, 96 चला, 6 और 5 11, उतारा क्या 2, तो 12 चौके 48, कितना बचा 8 और 4 12, तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो करके देख सकते हो ना तुम, तो आंसर सी आएगा इसका। ठीक है भाई, क्लियर आ रहा है समझ में तुम्हें? अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताया करो मुझे, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दिया करो, ठीक, पता तो लगे कि हाँ भाई मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से क्या कह रहे हैं, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है, फाइंड दी नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3 राइट एंगल। ठीक है, यहां पर समकोण क्या होता है, राइट एंगल, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, क्लियर है। अब देखो मैथ में जैसा बोल रहे हैं ना वैसा लिखते चलो। उसने कहा 4 कैसे होगा, ऐसे, और 1/3 कैसे होगा भाई, ऐसे, 4 और 1/3 ऐसे होता है ना, 1/3 मतलब 1/3। समकोण, अब समकोण क्या होता है भाई, 90 डिग्री को आप समकोण बोलते हैं। देखो ये जो एंगल बनता है ना, ये इसको आप बोलते हैं समकोण, और ये कितने का होता है 90 डिग्री। तो कह रहे हैं 4 समकोण यानी कि 4 90 डिग्री यानी कि 360 डिग्री, और 1/3 समकोण, इसका मतलब 30 डिग्री। ये टोटल कितने बनेंगे भाई, 390 डिग्री। तो कह रहा था इनमें डिग्री की संख्या कितनी होगी, तो 390 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखा कितना आसान था, ऑप्शन डी इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, करें इसको जल्दी से। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर साइज का हमारे पास रूम है जिसका जो फर्श है, फ्लोर है, उसे हमें स्क्वायर टाइल से कवर करना है। ठीक है, तो टाइल की डायमेंशन है 50 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है उसकी, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिएगी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये आपके नोट्स के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है, एग्जाम में मत लिख के आना ऐसा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। टाइलों की संख्या क्या होगी, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का एरिया यानी कि क्षेत्रफल अपोन में एक टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर अपोन में एरिया ऑफ वन टाइल। अब देखो कैसे करना है, मुझे बताओ, ये कमरे का फर्श है, ये कितना है 10 मीटर लंबा है, तो कमरे का जो फर्श है वो कैसा है, वर्गाकार। वर्ग मतलब कैसा, स्क्वायर साइज का, ऐसा है। वर्गाकार कैसा होता है भाई, जिसकी सारी साइड कैसी हो, बराबर। तो ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो फर्श का एरिया कितना बनेगा, 10 मीटर इंटू में 10 मीटर, क्लियर है, बटे में टाइल कैसी बिछानी है, छोटी छोटी टाइल बिछानी है इस पे, ऐसी ऐसी। ठीक है, इस टाइल से इसको कवर करना है, ऐसे स्क्वायर साइज की टाइल लगानी है। और एक टाइल की लंबाई कितनी दे रहे हैं, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, तो नीचे क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टाइल का एरिया पे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो 50 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, वर्गाकार है, स्क्वायर साइज की है। तो अब देखो, अब ये मत बोलना कि 10 पंजे 50 कट गया, क्यों नहीं कटेगा, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अभी मैंने चेंज करना भी आपको सिखा दिया। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और ध्यान देखो, मीटर से नीचे क्या था, डेसीमीटर था, उससे नीचे हमारा सेंटीमीटर था, तो 2 स्टेप नीचे उतरे ना, तो 2 स्टेप के लिए किससे, 100 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा, 10 इंटू में 100, और नीचे क्या है 50 इंटू 50। आप इसको भी चेंज कर सकते थे, इसको चेंज करते तो इसको 100 से डिवाइड करते, क्योंकि हमें 2 स्टेप ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए 10 से डिवाइड होता है, तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तब भी बात यही आएगी। तो 50 से कट गया 2 पे, तो 2 दूनी 4 और 2 जीरो ये, तो 400 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान, करो भाई, जब तक आंसर कर लिया करो, जब तक मैं इसको मिटाऊं अगला क्वेश्चन मैं लगा देता हूं, ताकि आप लोग उसको तब तक कर लें और फिर आंसर को मैच करें। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। अब मुझे बताओ, एक संतरा कितने का है, 2.5 रुपये का, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3.5 डजन,
3.5 डजन कितने होंगे मुझे बताओ। 1 डजन में कितने होते हैं 12, तो 3 डजन में कितने होंगे 12 तिया 36, 36 हो गए। लेकिन 3.5 है तो आज का मतलब आधा डजन और मिलाना है, तो 36 में 6 और मिला देंगे तो 42 संतरे होंगे 3.5 डजन। तो इसको आपने 42 से मल्टीप्लाई करना है। 3.5 डजन के लिए हमने क्या किया, 1 डजन में 12 तो 3 डजन में 36 प्लस में आधे दर्जन में 6, तो 36 और 6 42। तो इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ गया, काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से कटा 21 पे, 21 पंजे 105। ठीक है, तो 105 ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्लियर है, एक संतरे का रेट हमें पता था, तो 42 कितने के आएंगे, तो 105 रुपए के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, आपको बता दूं, और इन्हीं से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, जैसे आपने देखा ना डेयरी मिल्क आती है तो उसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं, तो 12 पार्ट्स बने हुए उस चॉकलेट के अंदर। फिर उसने क्या कहा, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया, तो मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग कितने होंगे, यानी कि कितने पीसीज उसके पास बच गए। ठीक है, समझ में आ रहा है, चॉकलेट के पीसीज थे। ठीक है, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, मंजू ने 1/4 पार्ट जो है अंजू को दे दिया, 1/3 पार्ट दे दिया सुजाता को और 1/6 पार्ट दे दिया फिजा को। तो जो जो दे दिया ना उसको एक बार देख लेते हैं, कितना कितना दिया, 1/4 ये दे दिया, 1/3 दे दिया। ठीक है, अब ये मत बोलना कि 12 का 1/4, इसका मतलब 3 हिस्से, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते, तरीके देखो कई हैं, अगर किसी को ऐसे लग रहा है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। चलो ऐसे लिख लेते हैं, मुझे बताइए टोटल 12 भाग थे चॉकलेट के, इसका क्या किया उसने 1/4 1/4 1/4 दे दिया, इसका मतलब 3 पार्ट किसको दे दिए उसने, अंजू को दे दिए। फिर इस 12 का कितना दे दिया, 1/3, 1/3 का मतलब 4 पार्ट इसने दे दिए किसको, सुजाता को, और 1/6 भाग, तो 12 का 1/6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट उसने दे दिए किसको, फिजा को दे दिए। तो अब तुम मुझे बताओ, उसके जो पीसीस थे 3 पीस इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, तो 9 पीसीस उसने दे दिए ना, और थे कितने, टोटल तो 12 थे, तो 12 पीस में से अगर 9 दे दिए तो 3 पीस उसके पास बच गए, और यही वो पूछना चाह रहा था कि चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन था, चॉकलेट खिलानी थी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। फाइंड दी, इंग्लिश वाले, फाइंड दी सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100, यानी कि 100 के सभी गुणनखंड, गुणनखंड होते हैं फैक्टर, उनका योगफल कितना होगा। तो अब देखो भाई, तुम्हें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमने सबसे पहले 100 को ब्रेक करना है। 100 को ब्रेक करोगे तो आपको पता है 4 × 25 100 होता है, और 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, और 25 5 की पावर 2 होता है। क्लियर, अगर किसी को ये नहीं आया ब्रेक करना तो भाई वो उसको ऐसे ब्रेक कर दे, 100 को लिखना और ऐसे काटना शुरू कर देना। 100 को काटूंगा 2 से कितने पे कटेगा, 50 पे, फिर से 2 से काटूंगा कितने पे कटेगा, 25 पे, 5 से काटूंगा 5 पे, 5 से काटूंगा फिर से 1 पे। क्लियर है, तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 के सिर पे रख देना। 5 कितनी बार आया, 5 के सिर पे लिख देना। क्लियर है, अब हमें इसके फैक्टर का सम करना है, यानी कि गुणनखंडों का योग करना है। तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा सजाएंगे, सजाना कैसे उसे ध्यान से समझना, ये समझ गए तो आंसर आ जाएगा। कैसे, मुझे बताओ, इसकी पावर कितनी है, 2, मैं कह रहा हूं इस पावर के अंदर एक ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 3। तो तुमने कैसे सजाना है, 2 की पावर 3 -1 2 -1, देखो 2 लिखा, इसकी पावर में एक ऐड करके लिखा, फिर मैंने कहा सजावट करनी है। कैसे होगी सजावट, देखो -1 2 -1, यही सेम सजावट नीचे भी कर दो। फिर से देखो मल्टीप्लाई है, तुम भी लगा दो। 5 की पावर 2, इस पावर में एक ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 5 की पावर 3 बनेगा। सजावट करो, -1 5 -1, ठीक है, ऐसे कर देना।
क्लियर है, आ रहा है समझ में? बस ये सजावट याद रख ली आपने तो क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 2 तिया 6 कर देना। तो 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7 इंटू में 5 की पावर 3 यानी कि 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में से 1 गया 124, 5 में से 1 गया 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 217 इसका आंसर बनेगा। कहीं पे दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। ठीक है, और देख लो कहाँ पूछा था, 1st to 5th 18 नवंबर 2012 को। अब पेपर 2 वाले मत ये सोचना कि ये तो पेपर 1 का क्वेश्चन है, तुम्हें आता था, इस बात को चेक करना। अगर आता था तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका भी आ सकता था। यहां से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर इतना समझ में आ गया तो मैं यहां से 2 क्वेश्चन तुम्हें और सिखा दूं भाई इसी क्वेश्चन से। मान लो ये आ जाता, फाइंड सम ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 100। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से समझो। उसने कहा 100 के विषम गुणनखंडों का योग बताओ। ठीक है, ओड फैक्टर्स का। ठीक, तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये समझ में आ गया तो बस यही करना था। क्या करोगे, तुम मुझे बताओ इन दोनों में से ओड कौन सा है? ये वाला ओड है। विषम कौन सा है? ये वाला पोर्शन। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन कहाँ किया था तुमने? तुमने कहा सर जी हमने ये किया था इसका सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है। फर्दर इसका सॉल्यूशन आगे क्या बना था? तुमने कहा 124/4, इसका सॉल्यूशन बना था 31। तो इसका मतलब ओड फैक्टर्स का सम कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 31। आगे समझ में? कोई मुश्किल था? हालांकि इसको करने के डायरेक्ट तरीके भी हैं, लेकिन मैं एक नई चीज इस टाइम पे नहीं सिखाना चाहता, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो आप इसमें ये लिख देना। अब तीसरे टाइप फिर पूछ सकता था यहाँ पे। थर्ड टाइप क्या पूछता उसमें सुनो। यहाँ पे जैसे ओड पूछ लिया ना तुमसे, ऐसे इवन फैक्टर का भी पूछ सकता था। इवन यानी कि सम गुणनखंडों का योग। तो उसके लिए क्या करते, अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 100, यानी कि 100 के सम गुणनखंडों का योग बताओ। तो अब क्वेश्चन कैसे करना था? क्वेश्चन ऐसे ही करना था, बस आंसर कैसे लिखना था वो समझ लो। अब आंसर कैसे लिखोगे तुम? अब तुमने ये करना था, जो टोटल आंसर था, ध्यान रखना, अब ऐसे मत करना कि सर जैसे ये देखा था उसी तरह से इसको भी देख के कर देना, ऐसे नहीं करना। टोटल जो आंसर था उसमें से ओड वाला आंसर 31 निकाला था ना अभी हमने विषम का, उसको माइनस कर देना। 7 में से 1 गया 6, ये बन गया 8 और 3 11, 186 इसका आंसर बनेगा। क्लियर है भाई? यहां तक मुझे बताओ किसी को डाउट है कि किस तरह से करना है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 3 अलग अलग क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिए, जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग कराना। अब किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि सर ये क्वेश्चन आ जाता हमें तो ये सारा करना पड़ेगा, मेथड अलग है जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं बता रहा क्योंकि इससे आपका काम चल जाएगा। उसके लिए फिर से कुछ नया मेरे को सिखाना पड़ेगा, लेकिन ये हमने कराई था तो इसी से आ ही गया होगा समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, इसको करो भाई, तब तक ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ जी, क्या है भाई? 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, ये शब्द मैं लिख देता हूं भाई, न्यूनतम सार्वगुणज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो है इसी को आप एलसीएम भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन मैं सारे शब्द यहां पर क्लियर करता हूं। कह रहे 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कह दो स्मॉलेस्ट कह दो, दोनों का मतलब सेम है। 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज यानी कि 10 और 15 का भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो किसके बराबर होगा? तो आपको बता दें, देखो ये है 12 और ये है 16। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो मल्टीपल, ये जो शब्द लिखा है ना, इन शब्दों का खेल है बस मैथमेटिक्स में, ये ध्यान से समझने। गुणज, गुणज क्या होते हैं? जो गुणा करके आ जाए। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो मल्टीप्लाई करके आ जाए। कैसे? देखो 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी कि ये इस तरह से। 16 के मल्टीपल क्या होंगे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, इस तरह से। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये हमने लिख दिए हैं मल्टीपल यानी कि गुणज। अब वो क्या कह रहा था?
इन दोनों का हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल देखना है। तो मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 48। यही आपका न्यूनतम सारगुणज है, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्लियर है? तो इसी चीज को अभी तो मैंने ऐसे दिखाया, मैंने कहा ये एलसीएम भी होता है, तो आप इसको और फास्ट कैसे लिख सकते हो, अब वो तरीका समझ लो। 12 और 16 आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहां एक ऐसा नंबर लिखो जिससे ये दोनों कट जाएं। 3 नंबर हैं तो कोई 2 कटने चाहिए, तो आपने कहा सर जी 4 3 12 4 चौके 16 कटे भाई 4 से। क्या ये फर्दर दोनों किसी से कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो तुमने क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी उठा के। तो 4 3 12 चौके 48, देखो ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, यानी कि इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कितना आएगा? 48। क्लियर? फिर क्या कह रहा था? 10 और 15 का मल्टीपल, इसका भी निकालना है 10 और 15 का। तो फिर से तुम क्या करोगे? 5 दूनी 10, 5 तिये 15, कुछ नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 दूनी 10 तिया 30, ये इनका आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम जब इनको गुणा करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 2 14, तो 1440 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान, शब्दों को समझ जाओ। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो भाई ध्यान से देखना इन क्लासेस को, आपको काफी सारे पॉइंट जो है ना वो समझ में आ जाएंगे और उनकी समझ ही आपने लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2424। ठीक है, तो 2424 क्लियर? मुझे बताओ इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो तुम कैसे लिखोगे? 2 लिख के इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देना। इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे? तो 2 लिख के इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 जीरो लगा देना। तो बस इनका सम वो पूछ रहा था, तो 2020 आ गया। ठीक है, तो 2020 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खराब साल जिसने सब कुछ ठप कर दिया है ना। तो चलो कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाइएगा, जो नया है उस पर फोकस कीजिएगा, अपने प्रेजेंट को जिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आसान आ गया है। क्या कह रहा है भाई? 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए? ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 140 इंटू 101 में क्या ऐड कर दें, हमें नहीं पता कि हमें ये मिल जाए। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है? तो अब मुझे बताओ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम ऐसे मत करना कि भाई 140 गुना 101, आप इसको माइंड में भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तब भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको माइंड में थोड़ा सा अज्यूम करें तो आप मुझे बताइए, ये 101 ना देख के तुम अगर इसको 100 + 1 देखो तो क्या कोई दिक्कत है? अब भी तो 101 ही लिखा हुआ है ना। या तो तुम ऐसे करना या फिर इसको ऐसे देखो। अब मुझे बताओ जब इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई होगी तो क्या होगा? 140 और ये 2 जीरो इसके पीछे लगी होगी। क्लियर है? फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई होगी तो क्या होगा? 140, और दोनों को तुमने प्लस किया होगा तो कितना आया होगा? ये आया होगा। क्या ये बात समझ में आई? किसी को नहीं आई तो फिर ये मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कैसे कहा? 101 मीन्स क्या है? 100 जमा 1। जब इसकी मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 2 जीरो पीछे एज इट इज लग जाएंगी। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 140 ही आएगा और दोनों को प्लस कर दिया। इसमें क्या ऐड कर दूं कि ये हमारा 144 बन जाए? तो क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा? 144 में से 14140 को माइनस कर दोगे तो ये कितना बनेगा हमारा? 274। तो दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो बस इसको माइनस करना था इस तरह से। तो आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, कह रहा है 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है? ध्यान से समझे। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि जो बड़े वाला स्क्वायर है उसका एरिया छोटे वाले स्क्वायर का कितने टाइम्स होगा।
ठीक है। तो मैंने आपको इसमें समझा रखा है कि जब भी आप ये क्वेश्चन करो तो जो दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो उसका फोटो बना दो, चित्र बना दो, उसका डायग्राम बनाओ। तो वर्ग कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, जिसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो हमारे पास दो वर्ग हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो मैंने दोनों बना दिए। क्लियर है। अब मुझे बताओ इनके परिमाप कितने हैं, 12 सेंटीमीटर। परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है भाई, सारी साइड का टोटल ही पेरीमीटर होता है। तो मुझे बताओ ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये अगर 12 है तो इसका मतलब ये 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, ये भी 3 और ये भी 3। क्या ये बात समझ में आई? देखो 3 3 6 3 9 3 12 बन गया ना। और दूसरे का कितना है, 24। तो इसको 4 से डिवाइड कर दे, 4 डिवाइड करना है ना, 4 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 अलग अलग वैल्यूज के लिए। तो 4 से डिवाइड कर दो तो ये 6 आ जाएगा। देखो 6 6 6 और 6। मुझे बताओ इस पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया, क्लियर है आपको? अब उसने क्या कहा, बड़े वर्ग का एरिया, एरिया कैसे निकलता है भाई, साइड इंटू साइड, यानी कि ये इंटू ये, तो इसका एरिया क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई भाई। इसका एरिया क्या बनेगा, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये कर देना मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6 गुना 6 कर देना ये। तो तुम मुझे बताओ, उसने कहा बड़े का एरिया छोटे का कितने गुना है, तो तुम मुझे बताओ 9 का कितने गुना कर दो कि 36 आ जाए, तो तुम कर दो 4 टाइम कर दो, तो 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्लियर है, आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, बीज गणित जिसको बोलते हैं आप। क्या होता है, देखो कैसे कह रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। धनात्मक संख्याओं का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर्स है जिनका जो टोटल है सम है 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या की दोगुनी है। एक संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो समीकरण क्या होगा, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो अब तुम मुझे सिंपल सी बात बताओ, एक संख्या x है, हमने लिख दिया, दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी संख्या की दुगनी इसका मतलब फिर वो x/2 होना चाहिए। क्यों भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये 20 है, तो ये कितना है, ये 10 है ना। जब भी तो ये संख्या इसका दुगना होगा, तो इस 10 को मैं क्या लिख दूं, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 20/2, तो ये 10 ही तो लिखा है मैंने। तो इसका दुगना ये है, तो ये संख्या इसकी दुगनी थी, तो ये x है, तो ये x/2 है। क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है सॉरी, आगे बोल रहा है इनका सम जो है 63 है, तो इन दोनों का टोटल कितना बनेगा, 63। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसमें जो ऑप्शन दे रहा है उसमें 2 की वैल्यू निकाल रहा है ना, ध्यान से देखो 2 की वैल्यू निकाल रहा है। तो मैं यहाँ से 2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, पहले तो इस x को उधर फेंक दो, तो x/2 कितना बनेगा, 63 माइनस x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको मैंने ये बताया था कि अगर बराबर आ जाए ना तो ये सोल्व कैसे होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ। इसके बटे में 1 लगेगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या, ये इंटू ये या ये इंटू ये, बात तो बराबर है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी पोजीशन बदल देते हैं। कैसे पोजीशन बदलेंगे, x, इसको मैं इधर ले आता हूं और इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो ये 63 माइनस x इधर आ गया और ये 2 इधर पहुंच गया। तो देखो भाई मैंने क्या कहा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना, तो अब मल्टीप्लाई करूंगा, बात तो वही आएगी ना। तुम मुझे बताओ 2 गुना 3 करूं या 3 गुना 2 करूं, बात तो वही आएगी ना। तो मैंने इनकी पोजीशन पलट के लिख दी। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मुझे 2 की वैल्यू मिल जाए और यही मुझे निकालना था। तो x/63 माइनस x कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में लिखा दिख रहा है। तो x/63 माइनस x। अब ये नहीं करना था कि 2 की तुम मल्टीप्लाई करते है ना, फिर 2 की वैल्यू निकालते। क्यों इतने पंगे ले रहे हो भाई, इनकी पोजीशन बदल दो, ठीक है, क्लियर। अब किसी को लग रहा, बोला ये एक कहाँ चला गया, एक लगा लो, क्या दिक्कत आ रही है, ये है तो अभी भी 2 ही, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आपके सामने ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। ये लेवल 2 वाले शुरू हो गए, पेपर 2 वाले शुरू हो गए आई थिंक। हाँ जी, तो कैसे करना है भाई, 3 × 10 की पावर 5, इसको सोल्व करना है बस, ये किसके बराबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 3 × 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 के आगे 5 बार 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 लगा दी भाई, क्लियर है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। देखो 3 के आगे तो इसमें तो 6 लगी हुई हैं, 6 अंक हैं, ये तो होगा ही नहीं आंसर।
इसमें 10 आएंगे, ये भी आंसर नहीं होगा, तो यानी कि सी और डी तो बाहर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं 4 × 10 की पावर 3, यानी कि 4 के आगे तुमने 3 जीरो लगा देनी है। तो जब तुम इनको ऐड करोगे तो 304 कुछ बनेगा, तो इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखो इसमें तो 3 4 बन रहा है ना, तो ये आंसर नहीं है। फिर भी मैं सोल्व कर देता हूँ। 7 × 10 की पावर 2, तो 7 के आगे कितनी जीरो 2, जितनी पावर होगी ना 10 की उतने जीरो लगेंगे, ध्यान रखना। तो 5 जीरो, इसमें 3 इसमें 2 और लास्ट वाला है 5, इसको ऐड करोगे, कर लोगे ना ऐड, तो ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 304705। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखो भाई ध्यान से, यहां गलती मत करना। कैसे, इनको ना मैं एक बार लिख रहा हूं बोर्ड पे। ये कह रहा है 5.02 कोमा 5.18 कोमा 5.12 फिर कोमा 5.007, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। तो क्या कह रहा है भाई, अच्छा एक और रह गया हमारा 5.018, एक और रह गया था। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इसके माध्य, माध्य का मतलब होता है मीन, और माध्यिका यानी कि मीडियन, उसका दोनों का योगफल यानी कि सम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मुझे इसका माध्य निकालना है यानी कि इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलता है, माध्य यानी कि मीन। मीन के लिए हमें इन सभी वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा, सम बटे में इनकी संख्या, यानी कि ये कितने नंबर यहां लिखे हुए हैं। तो यहां पर देखो आपके कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 5 से। अब इनका आपको सम भी करना है। ठीक है, तो सम कर लेते हैं इनका। अब सम करने के लिए ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसका सम कर पाएं। ये नहीं कि एग्जाम में हो गए शुरू 5.02 5.18 इस तरह से नहीं। ठीक है, तो अब कैसे करना है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। देखो इसमें मैक्सिमम डेसिमल कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 3 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ नहीं है 3, तो यहाँ पे हम अपने पास से बना लेते हैं। इसका बेनिफिट एक और होगा, अभी मैं जब ये माध्यिका निकालूंगा ना तब बेनिफिट होगा, समझाऊंगा अभी। इसमें भी 3 अंक के लिए 0 लगा लो, इसमें भी क्या लगा लो 0। अब ऐड करो, देखो 8 और 7 15, 15 में 0 करे 0 करे 0 करे तो 15 का 5 ही आएगा। एक हासिल, एक हासिल, एक और एक 2, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, एक हासिल, एक 2 एक 3 3 3 का 3 पॉइंट, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 पंजे 25, ये हमारा सम हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, फिर 0, 5 6 30, 5 में 45, 5.069 इसका क्या आ गया, मीन आ गया। क्लियर है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब मीन यानी कि माध्य हमने निकाल लिया, अब हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका होता है मीडियन। तो मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन का सीधा सा तरीका मैंने बताया था। ये 5 फिंगर है, इन 5 फिंगर्स के मिड की फिंगर कौन सी है, ये वाली, तो ये क्या हो गया मीडियन। अगर ये होती 4 फिंगर तो मीडियन कैसे निकलता है, ये बीच की वैल्यू। और ये बीच की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ध्यान रखना, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इनके बीच में मीडियन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू, इसका मतलब थर्ड वैल्यू आंसर बनेगी। लेकिन क्या, इसको पहले अरेंज करना है, किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, देखो मैंने जानबूझ के 3 जो लिए थे ना इसीलिए लिए थे। अब मुझे बताओ इसको अरेंज करोगे, अब तुम इसको अरेंज करके दिखाना मत, नहीं तो फिर से समय लगेगा तुम्हें। जब पेपर में जैसे लिखे हुए ना वैसे ही अरेंज कर लेना। कैसे, मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा है, तो तुम मुझे बताओ। यहां पे 5 को तो देखो मत, ये 20 लिखा हुआ है, 5 को मत देखो भाई, 5 को मत देखो, देखने का नजरिया ही बदलना है तुमने। मुझे बताओ ये 20 लिखा हुआ है, ये 180 लिखा हुआ है, ये 120 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है और ये 18 लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा कौन सा, ये वाला। ठीक है, फिर 7 के बाद कौन सा आएगा, 18, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा, ये वाला, फिर 18 के बाद क्या आएगा, 20, तो तीसरे नंबर पे कौन सा, ये वाला। और यही है आपका क्या, माध्यिका यानी कि मीडियन। इसी को आप क्या कहेंगे, मीडियन यानी कि माध्यिका। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो दोबारा इसको क्यों अरेंज कर करके दिखा रहे हो। ठीक है, इसके बाद फिर ये आ जाएगा हमारा, फिर ये आ जाएगा, लेकिन हमें तो मिड वैल्यू चाहिए थी। मैंने अभी आपको बताया था मिड वैल्यू कैसे, ये वाली, तो थर्ड वैल्यू चाहिए थी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका
और इसका हमें टोटल करना है। तो तुम मुझे बताओ 5.069 और 5.020 इनका टोटल करूंगा तो 980.10 10.089 ये आंसर बनेगा। दिख रहा है कहीं पर? दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 10.089। आ गया होगा समझ में? ठीक है, तो इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन आ गया है, और ये पेपर 1 वाले भी देखो भाई, कभी सोचो कि नहीं हमारे मतलब के नहीं है, समझना है चीजों को, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। मुझे बताइए, क्या जिन तरीके से मैं पूरे मैथ के क्वेश्चंस को ले रहा हूं, ध्यान रखना मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन सिखाना है तो पहले आपको उसका कंसेप्ट बताना पड़ेगा। कंसेप्ट जानोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि हमें पहले कंसेप्ट सीखना चाहिए था तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता तो लगे। और अगर समझ में आ रहा है तो फिर भाई लाइक कर देना, अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कहाँ का है, 6 to 8 यानी कि पेपर 2 का क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा भाई, जो इसकी पेडागोजी आएगी ना मैथ की, वो मैं नहीं कराता भाई, क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर हूँ, मैं एकेडमी में भी सिर्फ मैथ पढ़ाता हूँ। तो आपको मैं मैथ सिखा पाऊँगा, पेडागोजी की आप मुझसे ना रखें कि आप कैसे करेंगे, वो आप अपने बिहाफ पे करें। मैं इन क्वेश्चंस पे तो एफर्ट कर सकता हूं, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर और 2x + 1 सेंटीमीटर हैं, उनके परिमाप का योगफल 100 सेंटीमीटर है, तो उनमें से बड़े वर्ग का एरिया कितना होगा? कह रहा है द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड the sum of their perimeters is 100 सेंटीमीटर, then find the area of the largest square, बड़े स्क्वायर का। अब तुम मुझे बताओ वर्ग कैसा होता है? ऐसा, ठीक है, इसकी साइड क्या है? x। एक ही को बना के दिखा रहा हूं, दूसरे को तुम समझ लेना। तो मुझे बताओ उनके परिमापों का योगफल यानी उनके पैरामीटर का सम 100 दे रखा है, तो मुझे बताओ इसका पैरामीटर क्या होगा? x + x + x + x, तो तुम कहोगे 4 टाइम x इसका पैरामीटर यानी कि परिमाप होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले की साइड क्या है? 2x + 1 है, ठीक है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा? 4 × 2x + 1। भाई जो भी साइड है उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पैरामीटर परिमाप आ जाएगा। और कह रहा है ये जो है ना क्वेश्चन में वो 100 दे रहा है, तो जैसा स्टेटमेंट में लिखा है ना वैसा पढ़ के लिख दो तुम। अब ये क्या बनेगा देखो, 4x + 4 × 2 8x, 4 एकम 4 = 100, 8 और 4 12x = ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा यानी कि 96, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 × 8 = 96 यानी कि x से 8 पे कटा। तो मुझे बताओ ये जो दूसरे वाला स्क्वायर था बड़े वाला, इसकी साइड कितनी थी? ये थी 2x + 1, और x की वैल्यू कितनी है? 8, तो इसका मतलब 8 दूनी 16 और 1 17, 17 क्या होगी? इसकी साइड होगी। अब साइड अगर मुझे पता लग गई तो इसका एरिया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? क्या इस साइड इंटू साइड, तो 17 × 17 कर दोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा 289, ठीक है, तो 289 इसका आंसर है। तो भाई ऑप्शन शायद कट गए मुझसे, लिखे नहीं गए, मतलब जब पिक खींची तो शायद कट गए, तो आंसर 289 आएगा भाई, देख लेना। क्लियर है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था, सममिति रेखाएं, लाइन्स ऑफ सिमिट्री, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया हो तो फिर से ध्यान से देख लेना कि कैसे करते हैं इसको, बड़ा आसान, फ्री का नंबर है ये। आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या क्या है? सममिति रेखाएं, जिसको आप बोलते हैं क्या? लाइन्स ऑफ सिमिट्री, लाइन्स ऑफ सिमिट्री को आप बोलते हैं सममिति रेखाएं। अब होती क्या है भाई? मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिगर के अंदर अगर आप एक ऐसी लाइन खींच दें जिससे वो दो सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि एक पार्ट जो है वो दूसरे की मिरर इमेज हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो उसकी लाइन ऑफ सिमिट्री है, यानी कि सममिति रेखा है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल को समझाता हूं। यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, मैंने इसका इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो सही नहीं दिख रहा तुम्हें? अब मेरे ख्याल से सही दिखा, ये इस एंगल से सही दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ध्यान से देखना, तो मेरे ख्याल से आपको एक लाइन दिख रही है। तो इस लाइन से क्या ये जो इमेज है वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, कोशिश तो की थी भाई ऐसे दिखाने की। यहां पे ना
इसको हम थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, कैसा बना हुआ है। ड्राइंग पता नहीं बन पाएगी कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 कोशिश तो की है भाई मैंने बनाने की। ये ऊपर वाले ना, ये पहिए से, इनको ऐसे नहीं बनाते, इनको मिटा रहा हूँ भाई। इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ, इनको ऐसे बना देते हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये वाला क्वेश्चन कहाँ दे रखा है, ये तो कुछ और दिख रहा है। अरे भाई ये वाले है ना, जो से ये वाले, ये ऐसे बना दिए मैंने, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, सेम ही बन रहा है वो लगभग। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना। अब उसने बोला इसकी कितनी सममिति रेखाएं होंगी, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, अगर ऐसे काट दूंगा तो मुझे बताओ जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिख रहा है ना। इसको भी काटोगे ना तुम, ऐसे काटोगे तो देखो ये सेम ही आएगा, सेम आएगा। ये जितना जैसा पोर्शन ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही नीचे भी दिखेगा। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, इसका मतलब एक लाइन मिल गई हमें। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे काट देता, ये सेम दिखेंगे भाई। और सिमिलरली मैं इसको अगर ऐसे काट देता तो सेम दिखेंगे, ठीक है, सेम दिखेंगे। वहां पे ज्यादा अच्छे से दिखते, पर कोई नहीं, वो दिख नहीं पा रहा था तो मैंने यहां बना दिया, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं एक लाइन इसमें लगा दूं, एक इसमें लगा दूं, एक इसमें लगा दूं, तो ये जो पोर्शन में डिवाइड हो गए तो ये इक्वल होंगे। इस लाइन से इधर का पोर्शन, इधर का पोर्शन इक्वल, इस लाइन से इधर का पोर्शन, इधर के पोर्शन से इक्वल। तो 3 लाइनें मिल गई, क्लियर। अब 3 लाइनें अगर मिल गई तो तुम एक बात और देखो, जो मैं इसको अगर ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो तुम मुझे बताओ जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर भी तो दिख रहा है। देखो इधर दिखा रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे, यानी कि ऐसे यहां से काट दूं, मार्कर से अब सही दिख रहा है मेरे ख्याल से। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो जैसा उधर का पोर्शन है वैसे इधर का पोर्शन है ना। तो एक लाइन ये मिल गई, सिमिलरली एक यहां से मिलेगी और एक यहां से मिलेगी, तो कितनी हो गई? 6 हो गई ना। क्लियर है, बात समझ में आई? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, इसको मत गिनना, ये तो यही वाली है। तो टोटल 6 सममिति रेखा यहाँ पर खींची जाएंगी। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। लाइन्स ऑफ सिमेट्री वो होता है जिससे कोई भी इमेज, कोई भी फिगर 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज वहां पर अगर हमें देखने को मिलेगी तो हम उस लाइन को बोलेंगे कि वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 0.33 डिवाइडेड बाई 0.11, 0.33 इसको डिवाइड करना है 0.11 से। क्या कह रहे हैं? को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी कि अगर इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो क्या मिलेगा। तो ध्यान रखना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका पॉइंट से इसका पॉइंट उड़ गया, 11 से ये 3 पे उड़ गया और ये बन गया 300। तो भाई ये ऐसा दिखेगा। तो दिख रहा है कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, समझो। कह रहा है कि संख्याओं 4, 20 और 28 के HCF तथा LCM का योगफल कितना होगा। द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 4, 20 एंड 28। तो ध्यान से समझना, 4, 20 और 28। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका LCM, फिर हम निकालेंगे इसका HCF। ठीक है, तो मैंने 2 बार सजा दिया ये। अब सुनना ध्यान से, यहां पे मैं HCF निकालूंगा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कम से कम 2 वैल्यू कटें। ध्यान रखो मैंने क्या बोला, यहां पर एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कम से कम 2 वैल्यू कटे। सारी कटे इस जैसी तो बात ही नहीं है। तो तुमने कहा 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। ठीक है, क्या अब कोई वैल्यू जिससे कम से कम 2 कटे? तो अब नहीं है। तो अब नहीं है तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देना। किसकी? इसकी, इसकी और इसकी। तो 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, यानी कि एलसीएम कितना बन गया? 140। अब एचसीएफ के लिए यहां पर एक ऐसा नंबर रखें जिससे सारे कटे। ध्यान रखना, मैंने यहां कहा कम से कम 2 कटे, सारे कटे, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर केवल ऐसा नंबर रखना है जिससे सारे कटे, जितने भी नंबर हैं। तो 4 से सारे कट रहे हैं ना भाई, तो 4 से सारे कट रहे हैं। तो जो ये कॉमन चीज है,
यही आपका HCF होगी। फर्दर नहीं कट रही ना तो फिर यही होगा। तो उसने क्या कहा, इनका योगफल, तो भाई 140 और 4 144 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इनको ऐड करना था। ठीक है, आगे समझ में, तो इस तरीके से करना था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। उसने ये बोला कि संख्याओं -20, -3/4, 1/2, 10 में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जिसको अपने स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ध्यान रखो, पहला नंबर क्या है, -20। अब -20 का स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना, -20 के स्क्वायर का मतलब होता है -20 की 2 बार मल्टीप्लाई। और ये भी ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होगा तो वो आंसर प्लस में बन जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या -20 400 से बड़ा होगा? ये नहीं होगा, ये तो छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, क्योंकि ये फिर से प्लस में बन जाएगा। अब बात करते हैं 1/2 की। तो मुझे बताओ 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? तो तुम कहोगे 1/4। आपको बता दूं 1/2 का स्क्वायर होता है 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.5। ठीक है, तो बोल रहा था ये, और इसको भी लिख देता हूं, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/4 कितना होता है 0.25। तो उसने क्या बोला कि कौन सी संख्या अपने स्क्वायर से बड़ी है। तो मुझे बताओ, ये संख्या है ये, और ये है इसका स्क्वायर, तो ये वाली इससे बड़ी हुई ना। कैसे? देखो, ये 0.50 है, ये 0.25 है, तो ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1/2 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, तो उसको चेक मत करना। क्लियर? अब 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 बनेगा ना, आसान सी बात है। तो 100 जो है 10 से बड़ा है, लेकिन संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो संख्या इस केस में बड़ी थी, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, फटाफट करते हैं इसको। फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको देख लेते हैं। कह रहे था कि ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में से कौन सी भिन्न 1/2 से तो बड़ी है और 3/4 से छोटी है। तो इसको करने के कई तरीके हैं, मैं बता देता हूं कुछ तरीके। 1/2 से बड़ी और 3/4 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो आप मुझे बताइए, देखो ये तो वैसे ही बड़ा आसान दे रखा है तुम्हें, 1/2। अब पॉइंट में मत लेके आना, अगर तुम पॉइंट में करोगे ये आसान है, ये हो जाएगा। कैसे? 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 3/4 का मतलब क्या होता है भाई, 0.4 7 28 4 5 20। तो वो क्या कह रहा था, इनमें से कौन सी इससे बड़ी और इससे छोटी, यानी कि इनके बीच में कौन सी आएगी। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे 7/10 0.7 होता है ना, 7/10 क्या होता है 0.7। तो देखो, इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो आंसर इसका आ गया 7/10, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? लेकिन ये तो आसान था, मैंने तो देख के जजमेंट लगा लिया, आपको थोड़ी पता लगेगा। तो अगर नहीं पता लगे तो फिर तरीका सुनो क्या। अब इसको करने का जो तरीका है ना, आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। कैसे? देखो, 1/3 और 3/4। मुझे बताओ इसका गैप कितना है, तुम कहोगे 1, तो इस ऊपर वाले नंबर को इससे डिवाइड कर देना, कितना आएगा 1। इनका गैप कितना 1, तो 3 को इस 1 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा 3। अब क्वेश्चन को तुम ऐसे मत पढ़ो, अब पढ़ो कि 1 से बड़ा क्या है और 3 से छोटा क्या है। अब क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब कैसे करोगे मुझे बताओ। 3/8 की बात करते हैं। इस 3/8 को सोल्व करूंगा तो 3 और 8 का गैप कितना है 5। तो 3 को 5 से डिवाइड करूंगा, मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले को इससे डिवाइड करो, तो 0.6 आएगा। तो मुझे बताओ, क्या 0.6 इससे बड़ा है? नहीं ना, तो फिर ये तो आंसर नहीं था। 4/5, 4/5 का गैप कितना है 1 का, 4 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4। ये तो इसको क्रॉस कर गया, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 31/40, गैप कितना भाई 9 का, तो इस 31 को 9 से डिवाइड कर दो, तो तुम क्या होगे 9 3 27, 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 3 पॉइंट कुछ तो इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, जो 7/10 आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 7/10, गैप कितने का 3 का, 7 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कुछ आएगा और 2 पॉइंट कुछ इनके बीच में ही आ रहा है, तो फिर यही इसका आंसर था। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो, तरीके और भी हैं इसको करने के। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे कर ले, या जैसे मैंने पहले जजमेंट से लगाया था वैसे भी आप कर सकते हैं। तो और किसी क्वेश्चन में आएगा तो और तरीका समझाऊंगा, तो फिलहाल इसको आप ऐसे कर लें।
ये आपके सारे हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस तरीके से हो जाएंगे जैसे मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, पॉइंट्स में मत लेके जाना। जैसे इसको सोल्व करोगे ना, जैसे मैं पहले कर रहा था, वो तो मैंने देख लिया था इसलिए फटाफट करने की कोशिश कर रहा था। पॉइंट्स में मत करें, कभी आप 31/40 को पॉइंट में कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के लिए। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।